हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत का चैप्टर नंबर 1। ये बीएमएस फर्स्ट ईयर प्रॉफ वाले बच्चों का जो संस्कृत का सिलेबस है ना, उसका फर्स्ट चैप्टर है। पहला अध्याय है, अध्याय यानी चैप्टर, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है संस्कृत वर्ण परिचय। ठीक है, इस लेक्चर में आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से डिटेल में बताया जाएगा, तो पूरा अच्छे से देख लेना। अगर आपने ये वाला देख लिया ना वीडियो, तो आपको फिर कुछ और कहीं से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, ये जो है चैप्टर, ये तुम्हें क्या कह रहा है, ये जो चैप्टर है ना, ये तुम्हें क्या बोल रहा है। देखो, ये तुम्हें बता रहा है संस्कृत के बारे में। किसके बारे में बता रहा है? संस्कृत के वर्ण के बारे में, ठीक है। अब देखो, हमने हिंदी में भी पढ़ा है और हमें यहाँ पर भी पता है कि वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या होता है? जो भी हम मुंह से बोलते हैं, जो भी ध्वनि हम उच्चारण करते हैं, जिस भी ध्वनि का हम उच्चारण करते हैं। कहने का क्या मतलब है? मुंह से जो भी ध्वनि निकाल रहे हैं वो वर्ण है। कहने का मतलब ये है कि हम मुंह से जो भी ध्वनि निकाल रहे हैं वो क्या है जी? वो हमारा वर्ण है। तो मुंह से हम जिस ध्वनि का भी प्रयोग कर रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, जैसे हमने बोला क, ये एक वर्ण है। हमने बोला आ, ये एक वर्ण है, ठीक है। ये सब क्या है? वर्ण है दोस्तों। अब यहाँ पे आके आप देखो, वर्ण अथवा अक्षर, ये वही चीज बता रहा है कि हम मुख से जिस ध्वनियों का उच्चारण करेंगे उन्हें वर्ण या फिर अक्षर कहेंगे, ठीक है। तो वर्ण या फिर अक्षर क्या है कि मुंह से हम जिन जिन ध्वनियों का उच्चारण करेंगे उन्हें हम वर्ण या फिर अक्षर कहेंगे। अब देखो, ये जो वर्ण होते हैं ना जी, ये वर्ण दो भागों में बांटे जाते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। हिंदी में भी हमने ये चीज पढ़ी हुई है। तो हमारे जो वर्ण या फिर हमारा जो अक्षर है उसको हमने दो भागों में बांटा है, स्वर और व्यंजन। इतना क्लियर हो गया। स्वर क्या होता है? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है, ए, अए, उ, ऊ, ठीक है, ओ, ये सब क्या है? हमारे स्वर है। स्वर वो ध्वनियां होती हैं, स्वर वो ध्वनियां होती हैं जिन्हें किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती। कहने का मतलब है, जब हम बोल रहे हैं आ, तो हमें आ में कोई और अन्य ध्वनि मिलाने की जरूरत नहीं है। आ जो है वो इंडिविजुअल एक ध्वनि है, समझ गए। तो ये क्या है? हमारा स्वर है। अच्छा जी, ये कितने होते हैं? 9 होते हैं। और इनको क्या बोला जाता है संस्कृत में? अच्च बोला जाता है, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अच्च कहते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं व्यंजन पे। तो व्यंजन देखिए क्या होता है। व्यंजन होते हैं वो सारे छोड़ के, अ आ इ ई उ ए ओ औ, इन सब को छोड़ के जो भी होता है, कवर्ग, पवर्ग, टवर्ग, ठीक है, ये तवर्ग, ये सब क्या होंगे? हमारे व्यंजन होंगे। व्यंजन क्या होता है? ये वो ध्वनियां होती हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोली जा सकती, जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सके, वे सभी वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें किन की जरूरत होती है? इन्हें स्वरों की जरूरत होती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं क, तो ये क्या है? क प्लस अ मिलके बनाता है क, ठीक है। ये हलंत जो है, ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि अभी ये जो क है ना बेटा, ये क आधा है, ये पूरा नहीं है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये ऐसे है, समझ गए। तो ये क्या है? हमारा व्यंजन। और ये किससे मिलके बना है? देखो, स्वर से मिलके बना है। जब तक इसमें स्वर नहीं जुड़ा तब तक ये पूरा व्यंजन नहीं बना, समझ गए। अब व्यंजन कितने होते हैं जी? 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। और इनको हम हल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर इनको हम हल भी बोलते हैं। और ये कितने होते हैं? 33 होते हैं। आई होप इतना समझ आ गया होगा कि स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। तो अभी तक हमने पढ़ा संस्कृत वर्ण परिचय में वर्ण क्या होता है, मुंह से निकाले जाने वाली ध्वनियां, फिर स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है, ठीक है। व्यंजन और स्वर क्या होता है? तो देखो, स्वर क्या होते हैं? ये वो वाली ध्वनियां होती हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जा सकती हैं। और व्यंजन कौन सी ध्वनि होती है? जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोली जा सकती, जिन्हें अन्य ध्वनियों की भी आवश्यकता होती है। इतना सबको क्लियर हो गया। अब देखिए, अब मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगी ना, वो वाला टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है। और मतलब डिफरेंट नहीं है, बट अब हमें देखो, स्वर और व्यंजन समझ आ गया तो हमें संस्कृत का जो है बेसिक समझ आ गया।
ठीक है, अब हमें बेसिक समझ आ गया, तो अब हम आराम से आगे पढ़ सकते हैं। और अब हम आगे पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर कौन है? शिव जी, है ना, शिव जी। तो इसको हम शिव सूत्र भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं जी? इसको हम शिव सूत्र भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम पाणिनि सूत्र भी बोल देते हैं। पाणिनि सूत्र किस लिए बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जो पाणिनि है ना, ये एक ऋषि का नाम है, एक मुनिवर का नाम है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी आगे क्या हुआ था। तो यहाँ पर आप देखो, माहेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि जी ने दिया था। इसको हम शिव सूत्र भी बोलते हैं। एक पाणिनि सूत्र भी होता है, इसको महेश्वर सूत्र के नाम से ही जाना जाता है। एक इसका नाम होता है अक्षर अक्षर समामनाय। समामनाय, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखना। पेपर में अगर आता है तो ये नाम जरूर लिख के आइएगा। ठीक है, अक्षर समामनाय। और आखिरी जो नाम है वो क्या है इसका? प्रत्याहार सूत्र। क्या नाम है जी? प्रत्याहार सूत्र। ठीक है, ये सारे इसके क्या है? अन्य नाम हो गए। चलो, अब मैं आपको इसकी एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत ही एक कहानी है इसकी, वो कहानी अब आपको सुनाई जाएगी। तो महर्षि पाणिनि थे, जिन्होंने क्या किया था? शिवजी की आराधना की थी। शिवजी की आराधना की थी। ठीक है, 14 वर्ष तक उन्होंने शिवजी की आराधना की। उसके बाद क्या हुआ? इस आराधना से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने अपने डमरू से उन्होंने 14 आवाजें निकाली। ठीक है, और इन 14 आवाजों से मिलकर बना माहेश्वर सूत्र। फिर से बता देती हूँ एक बार। जो महर्षि पाणिनि जी थे, उन्होंने 14 वर्ष तक शिव जी की आराधना की। शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने अपने डमरू से 14 आवाजें निकाली, जिसे हम बोलते हैं माहेश्वर सूत्र। ये 14 आवाजें थी, जिनसे 14 आवाजें थी, जिनमें से जो 4 शुरू के आते हैं ना सूत्र में, अभी ये सूत्र में लिखना सिखा दूंगी, उनमें जो पहले के 4 आते हैं ना, ये आपके स्वरों से बने हैं। और बाकी के जो 10 हैं, ये आपके व्यंजन युक्त हैं, यानी कि व्यंजनों से बने हैं। क्लियर हो गया? ये आपका माहेश्वर सूत्र है, जो कि आपको लिखना आना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर किसी ने आपको बोला है ना कि माहेश्वर सूत्र लिख के दिखाओ, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, माहेश्वर सूत्र लिख के दिखाओ, तो सबसे पहले आपको ऐसे डालना है एक कोटेशन। ठीक है, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। मैं पहले 5 लिख के दिखा देती हूँ। पहला होता है अ ई उ न, लिख दिया। अब न पे हलंत आना चाहिए। ठीक है, दूसरा है री, ओ सॉरी री री क। ठीक है, तीसरा कौन सा है जी? ए औंग। चौथा कौन सा है जी? ए औच। और 5वां कौन सा है जी? ह या वरट। समझ गए? तो ये जो है, ये आपके इस तरीके से लिखे जाते हैं। आपको हर एक सूत्र, जैसे ये अ ई उ न है ना, ये मिलकर एक सूत्र बनाता है। रील री का मिलकर एक सूत्र बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले में 1 2 3 4 सूत्र हैं, दूसरे में 1 2 3 है, ऐसा कुछ नहीं है। पहला अ ई उ न, ये पूरा मिल करके आपका पहला सूत्र, माहेश्वर का पहला वो बनाएगा, जो कि आपका क्या है? अ ई उ न। ठीक है, ये ही आवाजें थी। पहली आवाज थी अ ई उ न, दूसरी थी रील रिक, तीसरी थी ए औ, चौथी थी ए औच, 5वीं थी ह या वरट, छठी थी लण। समझ गए? तो ये आवाजें हैं और इन आवाजों ने बनाया आपका सूत्र। बता देती हूँ कैसे है। अ ई उ न, रील रिक, ए औ, ए औच, ह या वरट, लण, ण म ण, न ण म। ठीक है, न म ण, ण न म। ठीक है, फिर है झ ब य, सॉरी झ ब ण। ठीक है, क्या है? झ ब ण। फिर है गढ़ धश, जब गढ़ दश, ख फ छठ थ, चट तव, क प य, श श स र, हल। ठीक है,
ये आपके 14 माहेश्वर सूत्र बन गए। ये देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं इसके अन्य नाम, पाणिनि सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र, अक्षय समामना, ये इसके अन्य नाम हो गए जी। बहुत बढ़िया। अब देखिए प्रत्याहार क्या है। इसमें एक नाम मैंने क्या बताया था आपको, प्रत्याहार सूत्र। तो अब हम वो प्रत्याहार पढ़ेंगे। अब देखिए, अगर ये आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे ना बेटा तो कुछ भी याद नहीं होगा, ठीक है ना। कुछ भी याद नहीं होगा दोस्तों, मतलब अगर आप इसे डिटेल में पढ़ोगे तो कुछ भी याद नहीं होगा। इसलिए समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है, और जितना जरूरी है उतना ही पढ़ना है, ठीक है। प्रत्याहार सबसे पहले तो आया कहाँ से। अष्टाध्याय, अष्ट अध्याय के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 71वें सूत्र, समझ गए, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई। अष्ट अध्याय के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 71वें सूत्र, समझ गए। अष्ट अध्याय के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 71वें सूत्र से इसकी विधि आई। उस सूत्र का नाम क्या है देख लीजिए। और ये जो सूत्र है ना, ये नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये पूरा डिटेल आपको याद होनी चाहिए। वैसे तो आई विल सजेस्ट कि कर लो अगर यू वांट टू स्कोर लाइक द बेस्ट, बट ये तो याद होना ही चाहिए कि ये आदि रन तियेन संहिता, समझ गए, यहां से है। कहाँ से है जी, आदि रंतियेन संहिता, आदि रंतियेन संहिता, ये याद करना है। अच्छा पता है क्या हुआ था ना अभी जब मैं मतलब मैंने जब ये याद किया था ना, तो मैम ने हमसे पूछा था, मैम ने हमारा एक नॉर्मल ओरल टेस्ट लिया था, और मैंने ओरल टेस्ट में बता दिया था, बट जब मैम ने बोला लिख के दिखाओ तो मैंने ब्लैक बोर्ड पे गलत लिख दिया। तो इसलिए लिख लिख के देखो ताकि स्पेलिंग भी याद हो जाए। आदि रंतियेन संहिता, ठीक है। अब देखिए मैं बता चुकी हूँ आपको कि 14 सूत्रों में से जो प्रथम 4 सूत्र हैं उनमें स्वर वर्णों का प्रयोग हुआ है, और जो 10 सूत्र हैं उनमें सिर्फ व्यंजन है, ठीक है। अब देखिए प्रत्याहार क्या है। इनमें से आपको कुछ भी ऐसे याद नहीं करना है। अकार से इतने बने हैं, इकार से इतने बने हैं, इतना ही कुछ याद नहीं करना है। आप देखिए कि ये प्रत्याहार क्या है। जैसे कि मैंने पहला आपको बोला एक प्रत्याहार है अण। अब अण का मतलब पता है क्या है। अण का मतलब ये है, अण प्रत्याहार का मतलब ये है, देखिए अण प्रत्याहार का मतलब ये है कि यहाँ पे अ, ई, उ, ये तीनों आ जाते हैं। अब कोई मुझे बताएगा ही नहीं कि मैंने न क्यों नहीं लगाया। देखिए जब ये वाला जो हमें दिया रहता है ना, तो हमें वो, ओ ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, इसमें हमारा न भी आएगा, ठीक है, इसमें हमारा न भी आएगा, ठीक है। तो ये अ से लेकर न तक का जो भी है ये सारा हमारा क्या आ गया, अण प्रत्याहार, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, अण प्रत्याहार। अ ई ऊण, ये चारों के चारों किस में आ गए, अण प्रत्याहार में। जो मैं बताना चाह रही थी वो मैं इसमें बता ही नहीं पाती, अक में बता सकती हूँ। देखिए अब हमारे पास दूसरा प्रत्याहार कौन सा है जी, अक है। इसमें क्या आएगा, अ ई उ री री क। अब यहाँ पे मैंने न नहीं लगाया, न कहाँ गया, न कहाँ गया। तो देखिए जब हम किसी भी प्रत्याहार को लिखने के लिए एक से दूसरे में स्विच हों, दूसरे से तीसरे में स्विच हों, तो ये जो आखिरी का शब्द होता है ना, इसको हटा दिया जाता है, समझ गए। जैसे अ ई ऊण, यानी कि अगर मैंने बात की अ ण प्रत्याहार की, तो उसमें तो ये चारों हैं, तो ये चारों लिखे जाएंगे। दूसरा प्रत्याहार था अक। अब अक में ये दोनों आ गए, ठीक है, अ से लेके क तक। तो ये वाला जो न था हमने इस न को हटा दिया, ठीक है। अब बच्चे पूछेंगे ऐसा क्यों है यार, ऐसा भाई ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अब जो है उसको याद कर ले, ज्यादा वो ना करे। तीसरा है देखो अच, अच है तो अ ई उ री री ए औ ए औच, ठीक है। तो ये वाला हटाया, ये भी हटाया और ये भी हटाया। बहुत ही आसान है इसे समझना। जो आखिरी के हैं उनको हटा दिया जाएगा,
और यहाँ तक पूरा लिखा जाएगा, अ से लेके च तक पूरा लिखा जाएगा, आखिरी के हटा दिए जाएंगे। इसलिए आपको ये बिल्कुल एज इट इज टेबल सीरियल वाइज याद होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली टेबल ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना और इसको याद कर लेना अच्छे से लिख लिख के। चलो, तो अब आप ये सब समझ गए होगे, ठीक है। अब मान लो कि आपका, चलो अ के अलावा भी कोई बता देती हूँ, जैसे मान लो एच है, एच प्रत्याहार, तो ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो गया, तो इसमें ये आ गया ए आउच, ठीक है। आपका यण प्रत्याहार, यण, तो य कहाँ पे है, जो पहला य है ना वहां से लिया जाएगा इसे, ठीक है। यण देखो, ह य वरट, तो य से है और कहाँ तक है, ण तक है, तो इसमें य व र आएगा, ट नहीं आएगा क्योंकि लास्ट का है, और ल आएगा, समझ गए, और न भी आएगा क्योंकि ण तक है, ठीक है। चलो जी, अब ये वाला तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पेज। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। नेक्स्ट पेज पे आ गए तो यहाँ पर तो आपका प्रत्याहार का ही है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एक प्रत्याहार उनादि से णमणनान्तणः से णम प्रत्याहार एक वार्तिक से चयोः द्वितीयः शरी पौष्कर सादेह से बनता है। इस प्रकार कुल 43 प्रत्याहार हो जाते हैं। 42 लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। कुछ भी नहीं आया समझ, अब आएगा। इसको कुछ नहीं देखना है, इसमें हमें याद क्या रखना है, पेपर में आता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने कितने प्रत्याहार हैं, तो उसमें आप लिख देंगे कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 42 प्रत्याहार हैं, समझ गए। तो ऐसे नहीं आएगा तुम्हारे पास कि तुमसे ये सब पूछा जाए, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है। ये आएगा कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तुम्हारे कितने प्रत्याहार हैं, तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तुम्हारे 42 प्रत्याहार हैं। वही अगर पूछ लिया कि कुल कितने प्रत्याहार हैं, तो कुल 43 प्रत्याहार हैं, समझ गए। कि वैसे तो 43 प्रत्याहार हैं, लेकिन लघु कौमुदी, सॉरी, हाँ, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने प्रत्याहार हैं, 42। तो ये चीज पता होनी चाहिए कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 42 प्रत्याहार। और वैसे हम अगर अगर वैसे पूछ लिया कि कुल कितने प्रत्याहार हैं, तुम बोल देना 43। और अगर कोई ऐसे आ गया कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने हैं, तुम बोल देना 42। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने देखो स्वर और व्यंजन पढ़े थे, आई होप इतनी ही देर में भूल तो नहीं गए होगे। चलो बता देते हैं फिर भी। जिन ध्वनियों को उच्चारण के समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता ना पड़े, स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो सके, वह स्वर है। इनके 3 भेद होते हैं, देखिए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, जो कि बहुत ही जल्दी उच्चारित हो जाते हैं, जैसे कि अ, जैसे कि ई, उ, ए, ओ, ठीक है। तो ये कितने हैं, ह्रस्व स्वर कितने हैं, 5 स्वर हैं। और ये कौन से स्वर हैं जो बहुत ही कम समय लेते हैं उच्चारण के लिए, समझ गए। ये कितने हैं, 5। दूसरा जो स्वर है वो है हमारा दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर क्या होते हैं, देखो याद मैं तुम्हें कराती हूँ। दीर्घ स्वर वो होते हैं जो ह्रस्व स्वर के मुकाबले दुगुना समय लेते हैं उच्चारण के समय, ठीक है। उच्चारण काल में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लेते हैं, अर्थात 2 मात्राओं का समय लगेगा, ठीक है। इन्हें क्या बोलेंगे, हम दीर्घ स्वर कहेंगे। ये कितने होते हैं, 8, जैसे कि आ, ई, उ, री, ए, ओ सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, इसमें मैंने ए भी बताया था क्या, ए इसमें नहीं आता, ठीक है, ए और ओ इसमें नहीं आता, ठीक है। तो वो देख लेना तुम एक बार, ए और ओ इसमें नहीं आता, ठीक है। तो इसमें देखो कौन कौन सा है, आ है, ई है, ऊ है, री है, ए है, ओ है, ए, ओ, ठीक है। तो ये कितने हैं, 8 हैं, समझ गए। अब ह्रस्व स्वर के 5 कौन से हैं, अ, ई, उ, री और री। ओ अच्छा, मैंने वो एक्स्ट्रा बता दिए ना, ए और ओ बता दिए थे मैंने इसकी जगह, नहीं नहीं नहीं, इसमें आएगा आपका री और री, ठीक है। अ, ई, उ, री और री। और इसके अंदर क्या आएगा तुम्हारा, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब इसमें एक डाउट है
इसमें भी री है और इसमें भी री है। वो इसलिए क्योंकि बुक में गलत है। ये वाला जो री होता है ना हमारा, जो इसमें आता है, जो दीर्घ में आता है, ये बड़ा री होता है, और बड़ा री ना ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका बड़ा वाला री आता है। समझ गए? चलो ये दीर्घ कितने होते हैं? 8। अब देखो प्लुत, जो बाकियों के समय में ज्यादा समय लगाएंगे बाकियों के मुकाबले, तो जिन स्वरों को उच्चारण करने में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कितने होंगे अगर हम बात करें। देखो तो इसके आगे क्या लगा दिया जाता है? एक्स्ट्रा आ, ओ, आ। ठीक है, ए। समझ गए? इसमें अ ई उ री के जो प्रकार होते हैं उनमें 18 होते हैं। अ ई उ री के प्रकार में कितने होते हैं? टोटल 18। ए औ और अय में 12। ठीक है, ठीक है। अब देखो व्यंजन के भेद। व्यंजन क्या थे? जिनको अन्य ध्वनियों की भी सहायता पड़ती है। ठीक है, अब ये कौन कौन से? देखो, स्पर्श, अंतहस्थ और ऊष्म। स्पर्श क्या होते हैं? स्पर्श वह व्यंजन होते हैं जिनको बोलने के समय हमारी जो जीभ है वो मुख को स्पर्श करती है, यानी कि छूती है। जीवा मुख को छूती है। ये कितने होते हैं जी? 25 होते हैं। देख लो यहाँ पे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, और हर एक में 5 आते हैं, तो ये कितने हो गए? 25। फिर है अंतहस्थ यरलव। इसमें क्या होता है ना, हवा को धीरे से रोककर अल्प शक्ति के साथ बोला जाता है। अल्प शक्ति यानी कि कम शक्ति। य, र, ल, व, इसमें कम शक्ति लग रही है। ठीक है, ये कितने हैं? 4 हैं। उष्म क्या है? जिसमें हवा को रोककर रगड़ के साथ निकालकर बोला जाता है धीरे, जैसे कि श, स, है ना। इसमें हमने पहले हवा को मुंह के अंदर हल्का सा भरा, उसके बाद बोला स, स। ठीक है, तो ये हमारे ऊष्म हो गए। ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से? श, श, स, ह। ठीक है, अब क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो एक बिना स्वर के और एक स्वर के साथ वाले व्यंजन के साथ मिलकर बने, जैसे क्ष। अब ये जो क्ष है ये कैसे बनता है? बिना स्वर वाला व्यंजन प्लस श जिसके साथ है स्वर, तो ये क्या है? स्वर वाला व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन और स्वर के साथ वाला व्यंजन, दोनों से मिलकर के हमारा ये एक व्यंजन बना है। ठीक है, तो ये क्या है? क्ष। ठीक है, जैसे कि ज्ञ है तो ये ज है और इसके साथ अ है। जैसे मान लो हमारा श्र है तो ये श है और इसके साथ अ है। समझ गए? ये त्य है तो ये आधा त, य और अ, तो त्य, है ना। चलो, ये भी बहुत इजी था, तो ये वाला भी समझ आ गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है ना, देखो ये वाला जो है, इसको इतना समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें इतना कुछ पूछा नहीं जाता। सबसे पहले अनुस्वार। अनुस्वार यानी कि बिंदु। स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाई जाती है उसे अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, इसमें न की आवाज आती है या फिर म की आवाज आती है। ठीक है, न या फिर म। जैसे अंगूर, न की आवाज आई है ना। तो ये अनुनासिक, ण, म, ण, ण, न, ये 5 व्यंजन अनुनासिक माने जाते हैं। तो अनुनासिक में कितने व्यंजन आ गए जी? 5 व्यंजन आ गए। ठीक है, कहाँ, वहां, यहाँ, 5 आदि। ठीक है, ये क्या है? अनुनासिक। फिर विसर्ग। विसर्ग तो आपको पता है ना, स्वाहा। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? विसर्ग, जो कि संस्कृत में बहुत जरूरी है। श्लोक याद करोगे उसमें भी विसर्गों का लगाना बहुत जरूरी होता है। अब जीवामूलीय और उपदमानीय, इनका कोई यूज नहीं है। इनमें बस तुम ये याद कर लो कि जीवामूलीय में ये आता है। ठीक है, और उपदमनीय में यही सेम के साथ प और फ आता है। बस, तुम्हें कुछ नहीं कि ये क्या चीज है, ये क्या है, इतना कुछ कुछ नहीं पूछता है। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जीवामूल्यस्य में क ख के आगे ये आएगा और उपदमनीय में प फ के आगे। ठीक है, ओके जी। अब इसके अलावा जो अब अगला है वो थोड़ा सा आपका इम्पोर्टेंट आ जाता है। इसको समझाने में ना थोड़ा समय लगता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो देखिए, हमारे पास क्या है? हमारे पास बताया गया है कि जब हम किसी भी स्वर एवं व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो वो हमारे मुंह के कौन से भाग से निकलता है।
समझे? जैसे कंठ क्या होता है जी? गला। तालु क्या होता है? जो हमारा अपर जॉ है ना, अपर जॉ के पीछे जो सॉफ्ट पार्ट है उसको तालु बोला जाता है। दंत यानी हमारे दांतों का जहां प्रयोग हो रहा है। समझ गए? समझ गए? तो इस तरीके से, इस तरह नासिक मतलब नाक का जहां से प्रयोग हो रहा है, ठीक है। कंठ तालु यानी कि जहां पर हमारा गला और तालु दोनों का प्रयोग है। समझ गए? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हम क्या बात करें। ओष्ठ देखिए यहाँ पे बना भी हुआ है कि अगर ओष्ठ और कंठ है तो वो यहाँ से निकल रहा है। ये ना वैसे आता नहीं है पेपर में, ये वाली चीज़ नहीं आती है पेपर में, बट ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया गया है कि आपको समझ आएगी हम क्या बात कर रहे हैं, कि अब कहाँ की बात हो रही है। ठीक है, चलिए तो शुरू करें। सबसे पहले आपको क्या याद करना है, यहाँ आपको ये याद करने हैं और ये याद करना है। ठीक है, उच्चारण याद करना है और सूत्र याद करना है। कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। पहला है कंठ। कंठ का सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। ठीक है, इसका मतलब क्या है देखो। अकु विसर्जनीय नाम कंठ का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंठ से जो भी बोला जाता है उसमें आ, ठीक है, और साथ में कु यानी कवर्ग, विसर्जनीय नाम कंठ यानी कि विसर्ग। ये सारे जो भी हमारे हैं, ये सारे हमारे कंठ से उच्चारित होते हैं। क्या क्या? अ आ, क ख ग घ ण और विसर्ग अह। समझ गए? तो यहाँ पे यही सेम चीज लिखी हुई है, आप देख सकते हो बेशक। अकार, कवर्ग और विसर्ग। तो अगर आपने ये श्लोक याद कर लिया तो आप ये वाली चीजें डिकोड कर सकते हो। समझ गए? तो अगर आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत लेंदी है, ये याद नहीं होगा, कंफ्यूजन में आ जाओगे। इसलिए बेटर है, बेटर क्या बेस्ट यही है, हर एक के कॉलेज में भी यही बताया जाता है कि तुम ये याद करो। समझ गए? तो तुम्हें क्या याद करना है? कंठ का सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। सेकंड देखो, तालु। तालु क्या है? इचुए शानाम तालु। अब इसमें ई और बड़ी ई आ जाती है जी, ई और बड़ी ई आ जाती है। ठीक है, चवर्ग आ जाता है और ये वाला श आ जाता है। ठीक है, शलगम वाला श आ जाता है इसमें। और क्या आएगा इसमें? य भी आएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इचुए शानाम तालु। इचुए शानाम में हमारे छोटी ई बड़ी ई दोनों आ गए। चवर्ग आ गया, च छ ज झ न, य और श आ गया। ठीक है, तालु भी हो गया। तो सारे ही कराऊंगी ये वाले, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इसलिए हर एक को डिकोड करके ही बताऊंगी। ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। समझ गए? तो पहला हमने पढ़ा था, चलो ये मैं बाद में रिवाइज कराती हूँ। थर्ड हमारा मूर्धा। मूर्धा का है ऋटुर शाणाम मूर्धा। तो इसमें क्या आएगा? छोटी री बड़ी री, टवर्ग ट ठ ड ढ ण, र और श। समझ गए? क्योंकि वहां पे क्या है? ऋटुर शाणाम मूर्धा। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या आएगा? र और श। फिर दंत है तो ऋतुलसा नाम दंता। तो इसमें री आ गया, तवर्ग आ गया, त थ द ध न, ल आ गया और स आ गया। ठीक है, फिर है ओष्ठो। उपु पद्मनीया नाम ओष्ठो। अब हमने उप पद्मनीय पढ़े थे कि वो कौन कौन से थे भाई। इसके एक सेकेंड, वो क्या थे जो हमने पढ़े थे? वो ये थे, ये प, ये फ। समझ गए? तो यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या आ रहे हैं जी? इसके अंदर आ रहे हैं ये वाला प और फ। समझ गए? और यहाँ पे देखो पूरा प वर्गीय आ गया, प फ ब भ म। क्यों? उपु पद्मनीय नाम से प फ था, तो वहां पे पूरा प वर्ग आ गया। क्या आ गया? प फ ब भ म। उ है तो छोटा उ बड़ा उ, निया नाम ओष्ठऊ। तो यहाँ पे उपु पद्म भी आ गए, प और फ। ठीक है, फिर है कंठ तालु। ए दे तो कंठ तालु हो, यानी कि इसमें ए आ गया और अ आ गया। कंठोष्टम ओ दऊ तो कंठोष्टम, इसमें ओ और औ आ गया।
जीवामूल का क्या है, जीवामूल्यस्य जीवामूलम, तो इसमें जीवामूल्य में क्या आए थे, क और ख ये वाले, तो ये देखो यहाँ पे एग्जैक्ट यही है। ओष्ठ दंत का क्या है, वकारस्य दंतोष्ठम, तो इसमें क्या आ गया वो। और आखिरी क्या है आपका नासिक, जिसमें आपका आ गया अनुस्वार। और इसका क्या है, ननाना नाम नासिक, नमना नाम नासिक। ठीक है, तो आपको मैं यही फिर से सजेस्ट करूंगी कि आप बिल्कुल अच्छे से इनको याद कर लें। ये याद करने इतने मुश्किल नहीं है, ठीक है, आराम से याद हो जाएंगे। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, एक बार रिवाइज करा देती हूँ। कंठ का क्या है, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, इचुएशानाम तालु। चलो साथ में ये भी बता देती हूँ। कंठ का क्या है, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, क्या क्या आया, अ आ का वर्ग विसर्ग। तालु इचुएशानाम तालु, क्या क्या है, छोटी बड़ी चवर्ग य श। मूर्धा ऋटुर्षाणाम मूर्धा, क्या आया, री छोटी बड़ी टवर्ग श। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, दंत, दंत का है ऋतुलसा नाम दंत, क्या आया, री तवर्ग ल और स। ठीक है, नहीं स और न है ना इसमें, नहीं ल और स। ठीक है, फिर है ओष्ठ, उपु पद्मनिया नाम ओष्ठौ, पवर्ग आया इसमें, छोटा उ बड़ा हुआ आया और प और फ आए। ठीक है, कंठ तालु ए दय, तो इसमें छोटा है बड़ा है, कंठोष्टम ओ द, तो इसमें क्या आया, छोटा हो बड़ा हो। जीवामूल्यस्य जीवामूलम, इसमें क्या आया, वो क और ख जीवामूल वाले। ओष्ठ दंत वाले में वकारस्य दंतोष्ठम, इसमें क्या आया व। और नासिक में क्या आया हमारा, नमण ना नाम नासिक। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा हमारा अंग। ठीक है, तो ये हमें इस तरीके से पढ़ने थे। मैंने आपको बिल्कुल ही डिटेल में बताए हैं, अब इससे ज़्यादा डिटेल में तो आई डोंट थिंक सो कोई आपको इतना बता पाएगा। नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक जो हमारे इस चैप्टर का है, वहां पर हम पहुंच गए हैं, जो कि है प्रयत्न। प्रयत्न क्या होता है, प्रयत्न होती है कोशिश, चेष्टा, चेष्टा। ठीक है, वर्णों को उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, वर्णों को जब हम बोलते हैं तो हम कोशिश करते हैं, देखो जब छोटे बच्चे होते हैं जो वर्णों को बोलते हैं वो क्या करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रयत्न बोलेंगे। दो तरीके के होते हैं, अभ्यांतर और बाह्य। अभ्यांतर यानी अंदर, बाह्य यानी बाहर। अभ्यांतर क्या होगा, बोलने से पहले जो हम मन में चेष्टा करें उसको हम अभ्यांतर प्रयत्न बोलेंगे। अभ्यांतर का अर्थ है भीतर, अभ्यांतर प्रयत्न से तात्पर्य उस चेष्टा से है जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर होते हैं। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले हिंदी, नॉर्मल हिंदी में बता रही हूँ, उसके बाद ही मैं संस्कृत में ट्रांसलेट कर रही हूँ, या फिर आपकी ज़्यादा मुश्किल हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ। ठीक है, चलो अब इसमें आपके 5 भेद आ जाते हैं, अभ्यांतर प्रयत्न में भेद आते हैं। देखिए भेद पता होने चाहिए, और भेद याद करने का सबसे आसान तरीका ये होता है, पहले आप नंबर याद कर लो कितने हैं, उसके बाद आप उनके नाम याद कर लो। ठीक है, तो ये आपके लिए आसान रहेंगे। सबसे पहले होता है आपके लिए स्पृष्ट। अब इसमें मैं आपको जितना पढ़ा रही हूँ ना, आपको उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, स्पृष्ट का मतलब क्या है, ये जो है ना, ये जीवाता, इसमें क्या है, जो हमारी जीभ है वो तालु मूर्धा दंत आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए इसे स्पर्श वर्ण कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी जीभ है ना, वो कभी तालु को, कभी दांत को, ठीक है, इन चीजों को छूती है और फिर उच्चारण करती है, ये हमारा स्पृष्ट। अब ईशत स्पृष्ट, ईशत का मतलब होता है देखो थोड़ा, तो ईशत स्पृष्ट का मतलब जहां पर थोड़ा सा छुआ जाता है जीवा के द्वारा किसी भी मुख के स्थान को, इसमें यरलव आ जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर है विवृत, विवृत का मतलब खुला हुआ, जब हम मुंह खोलते हैं, जैसे कि हमने कोई ऐसा उच्चारण किया किसी का जिसमें हम मुंह खोल रहे हैं, जैसे कि ट। ठीक है, तो इसमें हमने मुंह को खोला। ईशत विवृत जिसमें हमें मुंह को कम खोलना पड़ता है उच्चारण के लिए, जैसे श श स ह। ठीक है, इसमें हम हल्का सा मुंह खोलेंगे तो भी उच्चारण हो जाएगा। ये याद करना है, ये याद करना है कि यर लव किस में आएंगे, ईशत स्पृष्ट में आएंगे, और श श स ह किस में आएंगे, ईशत विवृत में आएंगे। फिर एक आपका संवृत, संवृत क्या है, जिसमें आप मुंह के अंदर से ही उच्चारण शुरू कर देते हैं, जैसे कि अ। ठीक है, अ को अगर आप मुंह बंद करोगे ना तो भी आप
बोल सकते हो, ठीक है। ह्रस्व अ, जैसे ठीक है। तो ये क्या है आपका समृद्ध, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं प्रयत्न की, तो हमने बात की अभ्यांतर प्रयत्न की, जो कि 5 होते हैं। इसके भेद जिसमें हमारे पास कौन कौन से आते हैं, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट जिसमें यरलव, ठीक है, ये विवृत, ईषत विवृत जिसमें आते हैं श श सह, और समृद्ध, ठीक है। चलिए अब हम अगला पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न। क्या पढ़ेंगे जी, बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न क्या हुआ, अभियांतर का मतलब क्या था, अंदर, तो बाह्य का मतलब क्या हुआ, बाहर। तो बाह्य प्रयत्न क्या है, मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगे तो उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब हम बोलने लगे, ये तो अभी हम सोच रहे थे, ये तो अभी अंदर था, ठीक है। अब जब हम बोलने लगे तो उस समय हमारी जो चेष्टा है उसको हमने बोला बाह्य प्रयत्न, उसको हमने बोला बाह्य प्रयत्न। इसके 11 भेद होते हैं। भेद याद करने के लिए बेस्ट है कि आप इस टेबल को ही पढ़ें, ठीक है ना। तो चलो मैं भी आपको इसी से ही पढ़ा देती हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला है विवार, फिर है संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और समृद्ध। वैसे तो मुश्किल है कि पूछा जाए हर एक को डिटेल में, पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको नाम पता होने चाहिए, और नाम मैं अभी आपको यहीं पर ही याद करा दूंगी। पहला है विवार, दूसरा है संवार। विवार जिसमें कंठ विस्तृत हो, संवार जिसमें कंठ संकुचित हो, ठीक है। अब देखो खर प्रत्याहार, खर कौन सा था हमारा, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व। तो लेकिन त तक ही रहेगा क्योंकि वो लास्ट में है। क, प, य नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में है। श, श, ओ सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया ना, नहीं सही तो लिखा था, श, श, स, र, ठीक है। तो ये आपके आ गए, किसके अंदर आ गए, ये आपके खर प्रत्याहार में। तो ये सारे आपके किस में आएंगे, विवार, ठीक है। विवार में आ गया खर प्रत्याहार जिसमें कंठ विस्तृत हो, पहला याद। दूसरा संवार जिसमें कंठ संकुचित हो, इसके अंदर क्या आएंगे, क, ख, च, ठ, ओ सॉरी क, ख, च, छ, ट, ठ, प, फ, यानी कि हर एक वर्ग का पहला दो, ठीक है, पहला और दूसरा। क, ख, प वर्ग में प, फ, च वर्ग में च, ट, च, छ, ट वर्ग में ट, थ, ठीक है। तो पहले दो हमने याद कर लिए, पहला है हमारा विवार, दूसरा है हमारा संवार। विवार जिसमें कंठ विस्तृत हो, संवार जिसमें कंठ संकुचित हो। विवार में खर प्रत्यय, संवार में हर एक वर्ग का पहला दो, क, ख, प, फ, च, छ, ट, ठ, ठीक है। अब देखो अगले दो याद करेंगे। श्वास, श्वास यानी सांस, कंठ से हवा तेजी से निकलती है, ठीक है। कंठ से हवा तेजी से निकलती है, जैसे श, श, स, ठीक है। तो ये क्या है हमारे श्वास। चौथा है हमारा नाद, कंठ से नाद स्वरूप अनुस्वनन होना, हर्ष प्रत्याहार के वर्ग। यहाँ पे हमारे नाद में कौन कौन से आ जाएंगे, हर्ष प्रत्याहार के वर्ग। हमें पहले 4 याद हो गए, पहला है विवार, दूसरा है संवार, तीसरा है हमारा श्वास, और चौथा है हमारा नाद। विवार, संवार, श्वास, नाद। विवार विस्तृत हो जिसमें कंठ खर प्रत्याहार, संवार जिसमें कंठ संकुचित हो, हर एक वर्ग के पहले दो। श्वास जिसमें कंठ से हवाएं तेजी से, ठीक है, जैसे कि श, श और स। और चौथा हमारा है नाद जिसमें आ जाता है हमारा कौन सा, हर्ष प्रत्याहार। गॉट इट। 4 याद हो गए 11 में से, वेरी गुड। अब पांचवा है हमारा घोष, उच्चारण करते समय प्रतिध्वनि आती है, ठीक है। और अघोष जिसमें उच्चारण करते समय प्रतिध्वनि नहीं आती, जैसे ग, घ, ड़, ज, झ, ण, ड, ढ, ण, समझ गए। अब देखो इसको याद करने की ना एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताती हूँ तुम्हें, जिससे कि तुम्हें ये याद हो जाएगा।
विवार, देखो विवार और संवार तक तुम्हें याद हो गया होगा अब तक। विवार जिसमें कंठ विस्तृत हो, जिसमें आएगा आपका खर प्रत्याहार। संवार जिसमें आपका जो कंठ है वो संकुचित हो। इसके अंदर आएंगे हर एक वर्ग के पहले दो। संवार में हर एक वर्ग के पहले दो आएंगे, ये चीज याद रखना, ठीक है। हर एक वर्ग के पहले दो आ गए। श्वास में जिसमें हवा तेजी से कंठ से निकले, श श स। उसके बाद नाद, ठीक है, इसमें आएगा हश प्रत्याहार, ठीक है। ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है, हश प्रत्याहार लिखाओगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे नाद में, ठीक है। नाद में आएगा हश प्रत्याहार। वैसे अनुस्वनन हो जाता है कंठ का, तो ये भी आप देख सकते हो। नाद के बाद आएगा आपका घोष, जिसमें प्रतिध्वनि हो, ठीक है, उच्चारण करते समय प्रतिध्वनि हो। इसमें अब क्या था, हमारे जो संवार थे उसमें वर्ग के पहले दो आ गए थे, तो घोष में बाकी तीन आएंगे, ठीक है। हया वाला बाकी तीन आएंगे, मतलब बचे हुए सारे घोष में आएंगे, ठीक है। बचे हुए अब घोष में आएंगे, गॉट इट। अघोष जिसमें प्रतिध्वनि ना हो, अल्प प्राण, उच्चारण करते समय जो प्राण वायु है वो अल्प शक्ति से निकले, यानी कम शक्ति से निकले। महाप्राण जिसमें ज्यादा शक्ति से निकले। उदात्त तालु स्थान के ऊपर से जब आपका ऊर्ध्व भाग से उच्चारित होगा तो उसे हम उदात्त बोलेंगे। जब अधोभाग, तालु के अधोभाग से उच्चारण होगा तो उसे हम अनुदात बोलेंगे। और स्वरित क्या होता है, उदात्त व अनुदात दोनों की एक वर्णों में समानता वाले स्वर, जैसे कि मध्यम स्वरों का उच्चार, गॉट इट, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये 11 के 11 याद हो गए होंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विवार, संवार, श्वास नाद, घोष अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है। उसके बाद है उदात्त, अनुदात्त और लास्ट में आपका स्वरित, ठीक है। अभी याद नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं, एक दो बार और बोलोगे तो याद हो जाएगा। एक और बार बोलेंगे, विवार, संवार। भाई देखो, याद जब भी होगा जब तुम साथ में बोलोगे, तो मैं देख नहीं सकती हूँ तुम बोल रहे नहीं, बट बोलना ताकि तुम्हें भी याद हो जाए। विवार, संवार, श्वास नाद, घोष आघोष, अल्प्राण महाप्राण, उदात्त अनुदात्त और लास्ट में तुम्हारा क्या बच गया, स्वरित, ठीक है। अब ये वही सेम चीज है, तुम यहाँ पे भी देखो, जो मैं तुम्हें डिटेल में बता चुकी हूँ वही सब लिखा है कि विवाह, श्वास और अघोष में क्या आएगा, खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले। फिर संवार नाद घोष में हस आएगा, जो कि मैंने तुम्हें वहां पे पहले भी बता दिया था, हश। श आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, ये श आएगा, हश, ठीक है। फिर अल्प प्राण, जिसमें अल्प का अर्थ है कम, तो कम वायु शक्ति से निकलने वाले। फिर महाप्राण जिसमें अधिक शक्ति से निकले, ठीक है ना। श श स ह, अल्प प्राण में क्या आ जाएगा, ये रलव। फिर महत्वपूर्ण, ये पढ़ो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी वर्णों का चार बाह्य प्रयत्न महाप्राण होगा। यदि वर्ण हर्ष प्रत्याहार का है तो संवार नाद घोष के साथ साथ अल्पप्राण तथा महाप्राण में से कोई एक होगा। कहने का मतलब क्या है कि मान लो मैंने बोला हर्ष प्रत्याहार, तो जरूरी नहीं है कि अगर मैंने बोल दिया हर्ष तो वो केवल और केवल एक ही कैटेगरी में आएगा, समझे। जरूरी नहीं है कि अगर मैंने बोल दिया हर्ष तो केवल और केवल एक ही कैटेगरी में आएगा, यानी कि नाद में आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, उसमें महाप्राण और अल्पप्राण में से भी कुछ हो सकता है, समझ गए। कहने का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि कोई बाह्य प्रयत्न एक ही प्रकार का हो, वो एक से अधिक प्रकार के भी हो सकते हैं, ठीक है। नाद के साथ साथ महाप्राण या अल्पप्राण में से भी कुछ हो सकता है, घोष या अघोष में से भी कुछ हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके का होगा। अब देखिए, 14 व्यंजन वर्णों का बाह्य प्रयत्न महाप्राण होगा, 19 व्यंजन वर्णों का बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण होगा। यानी कि 14 व्यंजन ऐसे हैं जो महाप्राण होंगे और 19 व्यंजन ऐसे हैं जो कि अल्प प्राण होंगे, ठीक है ना। ये बस काउंटिंग याद कर लेना कि 14 महाप्राण, 19 अल्प प्राण, और दोनों ही क्या है, व्यंजन है, इसमें स्वरों का नहीं है जिक्र। और इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है ये समाप्त हो गया है, ठीक है। इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है ये बिल्कुल समाप्त हो गया है। देखिए लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो 2 मिनट लगा के ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14। बहुत इजी, बहुत इजी क्वेश्चन।
दूसरा देखिए, व्यंजनों के लिए महाश्वर सूत्र कितने हैं? तो 4 स्वरों के लिए थे, 10 व्यंजनों के लिए थे, 10। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतिम प्रत्याहार सूत्र कौन सा है? तो हल होता है अंतिम प्रत्याहार, तो ये रहा। इसके लिए आपको याद होने चाहिए। स्वरों के लिए महाश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? 4। बता दिया था, सब कुछ बताया है, जो भी क्वेश्चंस में आया, कुछ भी नहीं छोड़ा। चौथा प्रत्याहार सूत्र कौन सा है? प्रत्याहार सूत्र माहेश्वर सूत्र का दूसरा नाम है अ इ उण रील ऋ क ए औ ए औच। तो ए औच चौथा। अ स्वर का उच्चारण स्थान होता है। अब बताओ अ का, तो कंठ में ही आ गया, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, तो कंठ इसका उत्तर आ गया। उ स्वर उपु पद्मनीय नाम ओष्ठम, ठीक है, तो ये ओष्ठ का है, ओष्ठ का आ गया, है ना, ओष्ठ, ठीक है। फिर है ऋतुलसा नाम, ऋतुलसा नाम दंतः, ऋतुलसा नाम दंतः। फिर व का उच्चारण स्थान वकारस्य, वकारस्य दंतोष्ठम, ठीक है। तो इसमें ना कंफ्यूजन क्यों होती है इस वाले में? क्योंकि इसमें ना होता ये औष्ठ दंत है, इसको ऐसे लिखा जाता है। और जब हम इसका सूत्र पढ़ने पे आते हैं तो इसका सूत्र होता है वकार दंतोष्ठम, इसका सूत्र क्या होता है? दंत औष्ठम। तो उस वजह से इसमें कंफ्यूजन आ जाती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, देखना है ध्यान से क्या दिया हुआ है, तो इसका दंतोष्ठम आएगा। ग वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ग। अब देखो, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, यहाँ पे कवर्ग आ गया, ठीक है, कंठ में कवर्ग आ गया, जिसमें क ख ग घ ण ये पांचों हो गए। तो इसमें यहाँ पे ग है, तो ग हमारा किस में आ गया? कंठ में आ गया जी। द वर्ण का उच्चारण स्थान है, द वर्ण का, ये तो बहुत ही इजी है वैसे, दंतः, ठीक है, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं कैसे हुआ। दंतः क्या है? दंत का ऋतुलसा नाम दंतः, त थ द ध, त वर्ग में आ जाता है, तो इसका दंत। उसके बाद अगले उस पे आते हैं हम, ड वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो यहाँ पे देखो, कंठ तालु, ओष्ठौ, तालु, मूर्धा। मूर्धा का जो हमारा सूत्र है ना, उसमें हाँ, उसमें आ जाता है हमारा ण, ड, ठीक है। फिर है हकार को का उच्चारण स्थान क्या है? अब हकार मतलब, हकार मतलब देखो, हकार यानी कि क ख ग घ ण, ये आ गया कंठ, हाँ, हकार का मतलब भी कंठ में आएगा, क्यों? अकुह, तो इसमें ह आ गया, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, तो इसमें क्या आ गया? हकार भी आ गया, ठीक है, ठीक है ना। और उसके बाद भाई प्रयत्न कितने होते हैं? 11 होते हैं जी, तो ये भी हमने देख लिया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को जाने से पहले, मैंने आपको सब पढ़ा दिया है, जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें स्वर, स्वरों के भेद, व्यंजन, व्यंजनों के भेद, माहेश्वर सूत्र की संख्या, जो भी मैंने आपको बताया है वो, ओके। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद आपके ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इसमें कंठ, अकु विसर्जनीय नाम, तालु इचुषा नाम, मूर्धा ऋतुल तुरसा नाम, दंतल ऋतुलसा नाम, ठीक है, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे आएंगे तो प्रयत्न और प्रयत्न के भेद, ये भी आपके इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ आपका ये वाला जो चैप्टर है, इसी के साथ आपका जो ये वाला चैप्टर है वो एंड हो गया है, एंड हो गया है इसी वीडियो में। आई होप इसके बाद आप लोगों को डाउट्स नहीं आ रहे होंगे, मैंने इसमें आपको क्वेश्चंस भी करा दिए हैं और मैंने आप लोगों को बता भी दिया है कि किस तरीके से होगा। तो थैंक यू सो मच कि अपने, अरे ये क्या हो गया, हाँ, तो थैंक यू सो मच
कि आपने अपना समय निकाला और आपने ये वाली वीडियो देखी, एंड आई होप कि आपका टाइम जो है वो पूरा वर्थ इट होगा। और भी मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी, और बीएमएस का जो भी सिलेबस होगा मैं आपको वो सारा सिलेबस साथ साथ कराती रहूँगी। थैंक यू सो मच।